Good morning, my dear students. Welcome to all in my YouTube channel Score of SST. Today we are going to discuss important MCQ of lesson Forest Society and Colonialism of class 9 from the history. So first question is here. First question is here. 500 different plants species can be found in one forest patch in which forest? कह रहा है कि 500 अलग अलग प्रजातियां के प्लांट किस फॉरेस्ट पैच में पाया जाता है? तो ऑलरेडी वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ये जो आंसर है आंसर विल बी अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में 500 से अधिक प्रजातियां के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। अमेजन फॉरेस्ट को अमेजन रेन फॉरेस्ट के भी नाम से जाना जाता है, अमजोनिया के भी नाम से जाना जाता है। अमेजन वन के नाम से जाने वाले यानी यहाँ पर जो है वाइड पत्तियाँ पाई जाती है, और ख़ास करके ये साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े लैंड मास पर फैला हुआ है। यह बेसिन जो है 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये। इट इज़ ए कवर्ड विथ मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न ब्राज़ील के कुछ पार्ट को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर ये कवर किए हुए है, एक्सटेंडिंग इनटू द कोलंबिया से लेकर पेरू एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ पर भी ये अमेजन बेसिन देखने को मिल रहा है। यहाँ तक एरिया को कवर किए हुए है, तो हम कह सकते हैं कि यह बेसिन जो है 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, और 500 से अधिक डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज यहाँ पर पाया जाता है। सो आंसर विल बी अमेजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हियर, हाउ मेनी % ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया वाज डिक्लेयर्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, कल्टीवेशन पर्पस, पास्चर्स पर्पस एंड फ्यूल वुड बिटवीन 1700 एंड 1995? कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि हाउ मेनी % ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कितने सारे एरिया जंगल को काट दिया गया, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, कल्टीवेशन के लिए, हाँ पास्चर्स फील्ड के लिए। कब? तो 1700 से लेकर 1995 के बीच में। तो आंसर देखने को मिलता है कि 9.3% जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जंगल को कट कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया, कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर दिया गया, फ्यूल वुड के लिए क्लियर कर दिया गया। सो हम कह सकते हैं कि 9.3% एरिया जो है अलग अलग डिफरेंट यूज के लिए जंगल को क्लियर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू, डिफॉरेस्टेशन कहते किसको हैं? तो हम कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है डिसअपेयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी वन को लुप्त होना ही डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज का मतलब हो गया कि एफॉरेस्टेशन करना, यानी वन लगाना होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ये अलग चीज़ हो गया, एंड डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट भी वन का शोषण यानी होना, दोहन होना हो गया। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि डिसअपेयरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। सो राइट आंसर विल बी डिसअपेयरिंग ऑफ द फॉरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो कह रहा है कि हाउ मच द लैंड मास ऑफ द इंडिया वाज अंडर कल्टीवेशन इन 1600 AD? कह रहा है कि भारत का 1600 में AD में टोटल लैंड मास का कितने सारे एरिया पर कल्टीवेशन किया जाता था? तो कह रहा है कि 1/6 ऑफ द इंडियाज लैंड मास, यानी टोटल एरिया का 1/6 भाग पर ही भारत की खेती की जाती थी।
यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया है कितना, तो हम जान रहे हैं कि 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। उसका 1/6 भाग जो है कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था। कब? 1600 एडी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इज हियर, कह रहा है कि कॉलोनियल स्टेट रिगार्डेड फॉरेस्ट एज, ठीक है, कॉलोनियल स्टेट रिगार्डेड फॉरेस्ट एक्ट का मतलब है कि औपनिवेशिक राज के अनुसार, यानी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉलोनियल स्टेट रिगार्डेड या थॉट दैट फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव। कह रहा है कि कॉलोनियल रूलर के द्वारा या कॉलोनियल स्टेट के द्वारा फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव कहा गया, अनप्रोडक्टिव कहा गया था। क्यों ऐसा कहा गया? कि दे वेयर कंसीडर्ड टू बी वाइल्डरनेस दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन। ये इसलिए कहा गया अनप्रोडक्टिव क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में जो ब्रिटिश के द्वारा राज किया जा रहा था वो चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को कट करके उसको प्रोडक्टिव में चेंज किया जाए। प्रोडक्टिव में करने से फ़ायदा ये होता कि बिकॉज दे वांट टू इनहेंस द इनकम ऑफ द स्टेट, वो इनकम बनाना चाहते थे, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा जंगल को कटा रहे थे और अनप्रोडक्टिव कह रहे थे। इसलिए आंसर विल बी अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, यानी कॉलोनियल स्टेट रिगार्डेड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव के स्थिति में देखा गया वो लोगों के द्वारा। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड कॉलोनिस्ट नीड ड्यूरेबल टिम्बर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो उपनिवेशवादियों को जो टिकाऊ लकड़ी थी, लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कॉलोनियस्ट पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो है मजबूत लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम जान रहे हैं कि जो ब्रिटिश जो था वो ड्यूरेबल टिम्बर को यूज करता था टू बिल्ड द शिप फॉर द रॉयल नेवी के लिए या रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए यूज करता था, इसीलिए इसको मजबूत टिम्बर की आवश्यकता थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज ऑफ द ट्रीज वेयर सुटेड फॉर द बिल्डिंग शिप्स एंड द रेलवेज। कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे टिम्बर थे, कौन से ऐसे ट्रीज थे जो शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज के लिए बहुत सूटेबल हुआ करता था। वो कौन सी लकड़ियाँ थी, कौन से पेड़ के थे। तो टीक एंड साल जो था ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, यानी टीक का मतलब होता है सागवान और साल जो है स्पेशली रूप से शिप बिल्डिंग बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था। यानी सागवान जो था और साल जो था मजबूत लकड़ियाँ हुआ करता है। सो इट इज़ फाउंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। टीक सागवान का ज़्यादातर प्लांटेशन आजकल अगर हम लोग देखें तो छोटानागपुर के जो सिंहभूम ज़िला है वहाँ पर आजकल ज़्यादा किया जा रहा है। इस एरिया में अगर बात करें, सिंहभूम एरिया की बात करें, इस एरिया में पिछले लगभग 100 वर्षों से हो रहा है टीक की वहाँ पर प्लांटेशन किया जा रहा है। टीक का जो ट्री होता है मुख्यतः 80 से 100 फीट लंबा होता है। इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय टीक एंड साल को शिप बिल्डिंग के लिए यूज करता था, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द मोस्ट इसेंशियल फॉर द कॉलोनियल ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स। कह रहा है कि कॉलोनियल पीरियड में जो ट्रेड किया जाता था, यानी गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लस ले जाने के लिए सबसे इसेंशियल ट्रांसपोर्ट कौन हुआ करता था, तो आंसर विल बी रेलवे हुआ करता था। रेलवे के द्वारा ज़्यादा कॉलोनियल ट्रेड किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो एक चीज़ आपको बता दें, इसमें यही क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलोनियल ट्रेड और गुड्स की आवाजाही मूवमेंट के लिए सबसे आवश्यक था, तो रेलवेज था। रेलवे के द्वारा ही ज़्यादा मूवमेंट होता था गुड्स का। सो आंसर विल बी रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है कि हाउ मेनी स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक। कह रहा है कि हाउ मेनी स्लीपर्स, यानी 1 माइल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए
कितने स्लीपर्स की आवश्यकता पड़ती थी? तो कह रहा है कि पहले ये जान जाएं कि 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है। किलोमीटर में अगर बात करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा आपको। 1 माइल इक्वल टू होता है 1.6093 किलोमीटर। दैट मीन्स 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया होता है। तो कह रहा है कि भारत में रेलवे जो आया इसमें एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि 1 माइल रेलवे ट्रैक बनाने में कम से कम 1500 से 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता पड़ती थी। आप सोच सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बनाने के लिए 1500 से 2000 पेड़ को कट कर दिया जाता था। तो आप सोचिए रेलवे ट्रैक बनाने के लिए कितने सारे जंगल को काटा गया होगा, कितने सारे पेड़ को काटा गया होगा। यहाँ पर गलती से 15,000 हो गया है, हम कह सकते हैं कि 1500 से 2000, 1.5 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बनाने में पेड़ का यूज किया जाता था। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि भारत में रेलवे का आगमन कब हुआ। तो भारत में रेलवे 16 अप्रैल 1853 में आया। यानी ब्रिटिश के द्वारा रेलवे को 16 अप्रैल 1853 में लाया गया था। और रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। यानी इसका रेलवे का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। एंड 16 अप्रैल 1853 को रेलवे 3:35 पर चलाया गया था और 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 400 पैसेंजर यानी मेहमानों को लेकर साथ चली थी। और इसकी खुशी में ब्रिटिश ने क्या किया था, उस समय जब रेलवे चला था 21 तोपों की सलामी दी गई थी। और ये कहाँ से कहाँ चली थी, तो बम्बे के बोरी बंदर से थाने के लिए रवाना हुई थी। और 3 लोकोमोटिव स्टेशन थे इसमें, सिंध, सुल्तान और साहिब थे। यानी भारत में पहली ट्रेन को क्या कहा जाता था, तो लोकोमोशन नंबर 1 कहा जाता था। और लोकोमोशन नंबर 1 का निर्माण जो किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपने बेटे रॉबर्ट की कंपनी, उनकी कंपनी थी, जॉर्ज स्टीफेंसन जो थे उनके बेटे की कंपनी थी रॉबर्ट स्टीफेंसन एंड कंपनी में किया था। जॉर्ज स्टीफेंसन की पहली ट्रेन चलाई उसी ने, यानी जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली ट्रेन चलाई थी और इसके इंजन को एक्टिव कहा जाता था। सो आंसर हम लोग क्लियर हो गया कि 1 माइल रेलवे ट्रैक बनाने में कम से कम 1500 से 2000 स्लीपर्स को कट कर दिया जाता था, पेड़ को कट कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि हु एमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर कौन था। तो हम जान रहे हैं कि उसका नाम था डाइटरीज ब्रैंडिस। भारत में इससे पहले कोई भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बना था। जो ब्रिटिश के समय में ये आया था जिसका नाम था डाइटरीज ब्रैंडिस। डाइटरीज ब्रैंडिस जो था फर्स्ट जनरल इंस्पेक्टर था इंडिया का। और इसने क्या किया, ही हेल्प द ब्रिटिश फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश को हेल्प किया फॉरेस्ट एक्ट लाने में। फॉरेस्ट एक्ट कब लाया गया था, तो 1865 में लाया गया था। और क्या किया डाइटरीज ब्रैंडिस ने, ही सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी स्टार्ट कराया था 1864 में। कौन, डाइटरीज ब्रैंडिस ने। एंड थोड़ा सा डाइटरीज ब्रैंडिस के बारे में जान जाए तो कह रहा है कि ही ज्वाइन द ब्रिटिश सर्विस इन 1856। यानी 1856 में इन्हें ब्रिटिश सर्विस ज्वाइन किया था। आफ्टर द 7 years बिकम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट, ये इंडिया का बन गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है कि वेयर वाज इंपीरियल फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट सेटअप इन 1906। कह रहा है कि भारत में इंपीरियल फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट 1906 में कहाँ सेटअप किया गया था, तो देहरादून में सेटअप किया गया था। यानी 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च
देहरादून में स्थापना की गई थी। इससे पहली बार 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के भी रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। इसी को हम कह सकते हैं कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च जो रिजर्व इंस्टीट्यूट है, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, पहले जाना जाता था। इसको बोला जाता था कि फर्स्ट स्कूल के रूप में भी इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? तो 1878 में। तो मेरा कहना है कि 1906 में डायट्रिज ब्रैंडिस के द्वारा फर्स्ट फॉरेस्ट इंपीरियल रिजर्व इंस्टीट्यूट देहरादून में सेटअप किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वाज ए नॉट ए फीचर ऑफ द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। कह रहा है कि ये चार जो ऑप्शन है, उस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का फीचर्स नहीं है, विशेषता नहीं है। तो आंसर विल बी डी नहीं है। डी कहने का मतलब ये है कि वन, यहाँ पर लिखा है कि फॉरेस्ट ऑफिसर डिड नॉट सर्वे एंड एस्टिमेट द एरिया, यानी कहने का मतलब ये है कि वन अधिकारियों ने क्षेत्र का सर्वेक्षण और अनुमान नहीं लगाया। बाकी जो नेचुरल फॉरेस्ट कट डाउन, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का फीचर्स था। ओनली वन टाइप ऑफ द ट्रीज वेयर प्लांटेड इन अ रो, ये भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का फीचर्स था। एरिया कट वाज रीप्लांटेड, ये भी आपका साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल था। सो कह सकते हैं कि वाज नॉट फ्लोइंग अ फीचर ऑफ द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, द फॉरेस्ट ऑफिसर डिड नॉट सर्वे एंड एस्टिमेटेड द एरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है कि फॉरेस्ट वेयर कैटेगराइज बाय द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ, और व्हेन वाज द फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड। कह रहा है कि फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से जंगल को कितने कैटेगरीज में बांटा गया और कब बांटा गया। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट जब लाया गया, कब लाया गया और कितने कैटेगरीज में बांटा गया। तो हम जान रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट 1878, यानी फॉरेस्ट एक्ट कब आया? तो 1878 में लाया गया था। और फॉरेस्ट एक्ट के ही तहत फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट 1878 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेयर कॉल्ड द बेस्ट फॉरेस्ट। कह रहा है कि जो फॉरेस्ट एक्ट डायट्रिज ब्रैंडिस के द्वारा 1878 में लाया गया था, उसमें 3 कैटेगरीज था। जो उसमें से 3 कैटेगरीज में से रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट में से सबसे बेस्ट क्वालिटी का फॉरेस्ट किसको जाना जाता है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करता था। रिजर्व फॉरेस्ट इसलिए बेस्ट क्वालिटी का होता था कि टीक एंड साल जिस एरिया में ज़्यादा ग्रो करता था, जंगल में था, उस एरिया को डायट्रिज ब्रैंडिस ने क्या किया था कि इसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया था। यानी कह सकते हैं हम लोग कि रिजर्व फॉरेस्ट आर मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट था एंड आर द कंस्टिट्यूट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड एंड वेस्ट लैंड विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इन अ रिजर्व फॉरेस्ट लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड, लोकल पीपल को जाना माना था। यानी रिजर्व फॉरेस्ट सबसे प्रतिबंधित वन है और राज्य सरकार द्वारा किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर गठित किए जाते हैं जो सरकार की संपत्ति है। यानी रिजर्व फॉरेस्ट में जो लोकल पीपल हुआ करते थे उनको बैन कर दिया जाता था जब तक कि कोई फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा विशेष रूप से उनको परमिशन न दी जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, कह रहा है कि कॉलोनियल रूलर कंसीडर फॉरेस्ट एज प्रोडक्टिव बिकॉज। अब देखिए, हम लोग शुरू में बात किए थे कि कॉलोनियल ऑफिसर्स एंड रूलर्स जो थे शुरू में इसको अनप्रोडक्टिव बोले, लेकिन बाद में कह रहा है कि कॉलोनियल रूलर के द्वारा कंसीडर कर लिया फॉरेस्ट को प्रोडक्टिव। क्यों प्रोडक्टिव कहा गया? बिकॉज फॉरेस्ट ओनली हैव द नेचुरली ग्रोन ट्रीज। ये क्या होता था? नेचुरली। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि फॉरेस्ट ओनली हैव नेचुरली ग्रोन ट्रीज, सो इट इज अ प्रोडक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द स्वीडन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कह रहा है कि वर्ल्ड के
कौन से एरिया में स्वीडन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ करता था? तो हम जानते हैं कि एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका वाला एरिया में स्वीडन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता था। यानी कहने का मतलब ये सबसे पहले ये जानना है कि ये जो स्वीडन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है क्या। तो हम जान रहे हैं कि दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है इन अ मेनी पार्ट ऑफ द एशिया हुआ या अफ्रीका हुआ या साउथ अमेरिका हुआ, वहाँ पर होता है। और इंडिया में इसी को हम लोग स्वीडन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इंडिया में धया के नाम से जानते हैं, पेंडा के नाम से जानते हैं, बेवार के नाम से जानते हैं, झूम के नाम से जानते हैं, पुड्डू के नाम से जानते हैं, खंडाड़ के नाम से जानते हैं, कुमरी के नाम से जानते हैं। इतने सारे लोकल टर्म है स्वीडन एग्रीकल्चर के लिए। और इसको स्वीडन एग्रीकल्चर को हम लोग झूम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है जहां किसान क्या करते हैं कि बारी बारी से जंगल के कुछ हिस्सों को काटते थे और वो मानसून के समय पेड़ों को जलाकर उसमें राख में जो सीड्स होता था उसको बो देते थे, छींट देते थे और उसी में जर्मिनेट हो जाता था ढकने के बाद। और इस सिस्टम को एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। सो वही क्वेश्चन कर रहा है कि स्वीडन एग्रीकल्चर को किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलर था? तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 17 कह रहा है कि द लोकल नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, जो झूमिंग कल्टीवेशन था, जो स्वीडन एग्रीकल्चर था, दैट इज सेम थिंग। अब कह रहा है कि अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया में इसका क्या नाम है? किसका? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो लैडिंग के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा लैडिंग। लैडिंग जो है साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैडिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लोकल नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द सेंट्रल अमेरिका। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को सेंट्रल अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है कि लोकल नेम फॉर द स्वीडन एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब कह रहा है कि इंडिया में स्वीडन एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से किस नाम से जाना जाता है? तो कुमरी के नाम से जाना जाता है। कुमरी, यहाँ पर गलती से कुमारी हो गया है। कुमरी, कुमरी के नाम से जाना जाता है। कुमरी, कुमरी के नाम से जाना जाता है इंडिया में। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमन नेम फॉर द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है? कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से नहीं जाना जाता है? तो हम लोग धाया जानते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ही बोलते हैं। यहाँ कुमरी होगा, कुमारी हो गया है कुमरी। कुमरी भी क्या है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को इंडिया में बोला जाता है। पुडनुक, जिसको पुड्डू बोला जाता है, पुड्डू भी बोला जाता है। लेकिन राय जो है, राय कोई भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम नहीं है इंडिया में। सो आंसर विल बी क्या हो जाएगा? राय। राय जो है, राय वर्ड जो है, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं बोला जाता है। सो डियर स्टूडेंट, thank you for watching my video. Like and subscribe. Next part will come tomorrow. So I hope that, suppose that you have any problem, you can send the comments in comment box. Thank you. Bye bye.